हमारे देश में कई बार अखंड भारत की बात की जाती है, जिसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी साथ में जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो सुनने भर से ही कई लोग अब इस आइडिया को डिसमिस कर देते हैं, लेकिन हम अगर यूरोप और अफ्रीका की तरफ जाएं, तो हमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के रूप में दो उदाहरण मिलते हैं, जिससे सीखकर हम भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसी होगी और इसमें आज के भारत का क्या रोल होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में तलाशेंगे। आप बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो हमें पहले ये जान लेना होगा कि इसकी हदें आखिर कहाँ तक हैं। बहुत से लोगों के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही अखंड भारत है, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त तक अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ के चोल शासकों ने तो इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी सत्ता चलाई है। तो क्या अखंड भारत में इन्हें भी शामिल किया जा सकता है? अगर कभी भारत वाकई में यूरोपियन यूनियन जैसी व्यवस्था बनाना चाहे, तो सिर्फ यही देश क्यों, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका को भी इस अखंड भारत के प्लान में शामिल किया जा सकता है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर पहले आइए ये जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी यूनियन बनाने का क्या फ़ायदा होगा। अभी यूरोप के ज़्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। इससे इन्हें कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि यूरोप में शांति बनी रहती है और यूरोप के देश आपस में एक दूसरे के यहाँ सेना नहीं भेजते। इसके अलावा अगर आपका देश ईयू का पार्ट है, तो आप बिना वीज़ा न केवल किसी भी देश में घूम सकते हैं, बल्कि वहाँ पढ़ाई और अपना काम भी कर सकते हैं। ईयू के देशों के बीच इतना कोऑर्डिनेशन है कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। यहाँ तक कि अगर आप अपना फ़ोन किसी दूसरे देश में लेकर चले जाएं, तो वहाँ आपको रोमिंग चार्ज भी नहीं देने पड़ेंगे। इन सभी देशों में एक ही करेंसी का उपयोग किया जाता है। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक अलग पार्लियामेंट भी होती है, जहाँ पर एमपीज़ को जनता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। क्योंकि सभी देशों के प्रतिनिधि वहाँ उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ बेहतर ढंग से बातचीत हो पाती है। अब अखंड भारत बनने से हमारे यहाँ के देशों को क्या फ़ायदा होगा, पहले ये जानते हैं। अभी अगर पाकिस्तान और भारत समेत ये सभी देश एक हो जाते हैं, तो हमारा मिलिट्री का बजट आधा हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी देश दूसरे देश को शक की निगाह से नहीं देखेगा। न जाने भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी मिलिट्री पावर दिखाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। जब ये खर्च कम होगा, तो इन पैसों से हम देश में डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो ये यूनियन ख़त्म करेगी, वो है चीन की मुसीबत। अगर अभी पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ दें, तो बाकी सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के संबंध चीन से उतने अच्छे नहीं हैं। चीन को एक थ्रेट समझा जाता है। अगर अखंड भारत बन जाए, तो चीन अपने आप लाइन में आ जाएगा और किसी भी देश को परेशान करने से पहले चीन 100 नहीं बल्कि 101 बार सोचेगा। अभी हमारे पास कोऑपरेशन के नाम पर केवल एक सार्क समिट है, लेकिन ये बात आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हर साल इसका महत्व तो और ज़्यादा घटता जा रहा है। हमारे अखंड भारत के प्लान में एक बहुत बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि इससे सभी देशों के बीच ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अखंड भारत बनने से लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश भी जा सकेंगे। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है और साथ ही गुरु नानक देव का वो गुरुद्वारा भी है, जिसके लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। अगर भारत के लोग बिना वीज़ा वहाँ जा पाए और वहाँ से लोग दिल्ली या कलकत्ता आसानी से आ पाएँ, तो सोचिए क्या वो ज़बरदस्त माहौल होगा। ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास समस्याएं भी कम नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला टेररिज्म हमें उन पर भरोसा करने से रोकता है, जिस वजह से शायद हमें उनके लोगों को बिना वीज़ा के एंट्री देने में परेशानी हो। अगर हमें अखंड भारत बनाना है, तो पहली शर्त यही होगी कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों को आपस में रहना सीखना पड़ेगा और साथ ही सभी को एक नज़र से देखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, तो जिस शानदार सपने की हम बात कर रहे हैं, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। जो भी लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वो माने या ना माने, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे अखंड भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जब आप सेना के दम पर किसी दूसरे देश पर हमला कर उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। पुतिन ने आज ये करने की कोशिश की, तो उनके देश का क्या हाल हुआ है, ये तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है कि उसे एक ही देश होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि अंग्रेज हमारा बंटवारा करके चले गए। आपको क्या लगता है कि क्या आज के भारत को प्राचीन समय के अखंड भारत जैसा बनाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।